हाय स्टूडेंट्स, 11th क्लास से जो आपकी वीडियो चल रही थी जिसमें हमने डिफरेंशिएशन सिखाया था थर्ड चैप्टर से। तो उसी में देखिए बात करते हैं। हमने कल जो डिफरेंशिएशन के बारे में मिक्सिंग क्वेश्चन कराए थे, चैन रूल्स कराया था। और उसके बाद बात करते हैं समाकलन की, जो इसका सेकंड पार्ट होता है। यानी आप कह सकते हो अवकलन सीखने के साथ साथ समाकलन भी आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसी से कलन विधि से गति की समीकरणें आती हैं जो हमारे लिए क्या होती है, काफ़ी यूजफुल होती है। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ लीजिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कम्प्लीटली तैयार होता है इसी टॉपिक से। ठीक है, तो समाकलन देखिए क्या है। अवकलन और समाकलन में आप ये समझ के चलिए, अवकलन को मैंने आपसे बोला था, अवकलन एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा विषय है जो आपको बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ देते हैं। अल्पांश भाग के लिए बात करते हैं हम किसकी, अवकलन की। ठीक है, लेकिन हम जब समाकलन की बात करते हैं तो समाकलन की जो बात आती है वो आती है ऐसी जगह जहाँ आपको, जैसे देखिए बेलन है। ठीक है, बेलन है, शंक्वाकार आकृति, किसी भी तरह की आकृति हो। ठीक है, किसी भी तरह की आकृति हो, आप उसका आयतन निकालते हो, आप क्षेत्रफल निकालते हो, जिस तरह का आप चाहे, जैसा जो चीज़ चाहे जैसे मर्जी हो वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, कितनी भी ऊंचाई पर, कितनी भी चौड़ाई पर, रेडियस को कैसे भी घटाया बढ़ाया जा रहा हो, वो चीज़ सब डिपेंड करेगी इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से मतलब है छोटी चीज़ आपको अल्पांश चीज़ का मान पता हो तो आप उसकी संपूर्ण चीज़ के लिए मान निकाल सकते हैं, तो वो है समाकलन। और इसको हम अवकलन का उल्टा भी बोलते हैं, यानी अवकलन और समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं उनकी। तो देखिए, यदि जो समाकलन होता है उसको देखने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये होता है समाकलन का साइन। ठीक है, इस चिन्ह के बाद जो भी यहाँ लिखा होता है उसके बाद लिखा होता है यहाँ dt, यानी जिसके सापेक्ष समाकलन करना होता है, जिसके लिए समाकलन करना होता है, जिस फंक्शन के लिए, तो वो फंक्शन लिखा होता है यहाँ। अगर सपोज दैट आपके भी यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो, अगर लिखा हुआ है तो वो फंक्शन होगा जो भी है। ठीक है, तो इसका ये क्लियर हो गया। यानी इसका मतलब इस साइन से और यहाँ लास्ट में dt लिख कर क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, समाकलन को प्रदर्शित किया जाता है कि समाकलन करना। ठीक, क्लियर इतना। तो देखिए बात करते हैं पहले सूत्र से, तो कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए सूत्र के साथ साथ क्या मैं आपको एग्जांपल में बताता चाहता हूँ। तो कांस्टेंट टर्म का अगर हम समाकलन करते हैं तो समाकलन करने से क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो तो ऐसे कैसे लिखा रहता है और साथ में क्या जाता है, जिसके सापेक्ष क्या कर रहे थे हम, समाकलन कर रहे थे, वो साथ में मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। जैसे आप ऐसे मान के चलिए आपके पास एक कांस्टेंट टर्म लिखा हो, सपोज दैट y = 2, तो आप इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका मतलब आपको क्या करना है, अवकलन करना है y × d। ठीक है, ठीक, यानी y का क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ y × dt आप देखेंगे कि y का समाकलन कीजिए, यानी इसका मतलब है y का समाकलन करना है। कितना है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 × dt। ठीक, तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने लिखा कांस्टेंट टर्म × t, यानी जो ये वाला भाग लिखा हुआ वो, तो दो तो ऐसे याद आएगा, किसके सापेक्ष करना है, उसी को मल्टीप्लाई में कीजिए 2t। इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट टर्म का जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो क्या होता है कि केवल इस कांस्टेंट टर्म के साथ वो चीज़ लिखी जाती है जो d के साथ लिखी हुई है। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या है कि t की पावर है, यानी कोई भी एक वेरिएबल है उसकी पावर कुछ भी हो उसके लिए बात की जा रही है, चाहे पावर 1 हो, चाहे पावर 2 हो, चाहे पावर 10 हो। तो y अगर ऐसे समझ के चलिए कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, y = तो आप ऐसा मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ हो कि t की पावर 4। ठीक है, तो इंटू डी, या t की पावर 4 का समाकलन करना है, तो y ये dy और dt। ठीक है, और ये आ जाएगा t की पावर 4 का मतलब एक चीज़ और कि यहाँ आप इस चीज़ को फोकस में, चलिए इसको छोड़िए एक तरफ। अगर आप ऐसे समझ के चलिए कि यहाँ आपको t की पावर 4 का समाकलन करना है, तो t की पावर 4 का समाकलन कैसे करेंगे, आप क्या लिखा हुआ देखिए, समाकलन तब तक नहीं हो सकता। पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए, जब तक जो टर्म यहाँ लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है
तो इसी के फंक्शन का टर्म यहाँ लिखा होना चाहिए। अगर ये वाला टर्म यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सब कुछ कॉन्स्टेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा आप इंटीग्रेशन करते हैं, बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी कि जो चीज़ यहाँ लिखी है अगर यही इसी के रूप में फंक्शन यहाँ है तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, टी की पावर 4 लिखा हुआ। तो टी की पावर 4 का आप जब क्या करेंगे, आपको समाकलन करना, समाकलन टी की पावर 4 इंटू डी टी कितना आ जाएगा। सूत्र क्या लिखा हुआ है, टी की पावर एन, यानी टी की पावर एन के रूप में लिखा हुआ। तो एन का मान कितना हुआ, एन बराबर हुआ 4। तो सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे तो टी को पावर में 4 यानी एन की जगह प्लस 1 अपॉन जो ऊपर है सेम एज इट ऐसे, तो कितना रहेगा टी की पावर 5 अपॉन 5। इसका मतलब कि हमेशा समाकलन में क्या होता है, पावर को एक बढ़ा दिया जाता है और अवकलन में पावर को एक घटा दिया जाता था। ठीक है, तो समाकलन में पावर को एक बढ़ा दिया जाता है, अवकलन में देखिए नीचे जो संख्या उसका रोल नहीं था, लेकिन समाकलन में क्या होता है, जो ऊपर जोड़ के आता है सेम ये चीज़ जो पावर में लिखी हुई है यही चीज़ नीचे भी लिखी जाती है। ठीक है, बस ये डिफरेंट है समाकलन के टी की पावर एन के सूत्र में और अवकलन वाले में। वहाँ अवकलन में क्या होता था, एक पावर में से एक घटाया जाता था, यहाँ घटाने की जगह जोड़ दिया जाता है और जो पावर में होता है उसी को नीचे लिख लिया जाता है। ठीक है, तो आपको मेनली यही सूत्र ध्यान रखना है। केवल इसका एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ केवल टी इंटू डी टी, तो इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पावर है 1, तो टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी ये तो पावर की एन का मान है, उसके साथ ये प्लस वाला तो आपको पता ही है, तो यानी और ये भी एन का मान है, तो टी की पावर 2 अपॉन 2। ठीक, ये इस तरह से करें। अगर यहाँ किसी वजह से एक ही हो, यानी कुछ ना लिखा हुआ हो, एग्जाम्पल के तौर पे केवल इस तरह से लिखा हुआ हो, तो आप कुछ मत कीजिए, आँख मत करके केवल इस वाले ये जो डी के साथ लिखा हुआ है इसको उतार दीजिए, आपका आंसर। ठीक है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये सब यूजफुल है, क्योंकि अभी जब कलन विधि से समीकरण करेंगे तो उसमें इन सब का यूज होगा। ठीक है, आगे साइन की देखिए, जैसे हमने अगर मैं यहाँ लिख दूँ साइन टी, ठीक है, इसका अगर मुझे समाकलन करना हो तो ये केवल डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, कोस टी लिख सकते हैं। यानी अगर कहीं इस तरह से आपको लिखा हुआ मिले तो आप उसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, माइनस के कोस टी लिखेंगे। अगर यहाँ कोस टी मिल जाए तो क्या लिख सकते हैं, साइन टी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अवकलन करते हुए साइन टी का जो डिफरेंशिएशन था वो माइनस के कोस टी था, जबकि जब हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे थे तो इंटीग्रेशन कितना था, साइन टी का माइनस के कोस टी, सॉरी अवकलन करते हुए अवकलन में साइन टी का पॉजिटिव होता है, जबकि इंटीग्रेशन करते हुए क्या होता है, साइन टी का माइनस के पॉजिटिव होता है। ठीक, अब यहाँ अगर हम कोस टी की बात करते थे कहाँ, अवकलन में तो कितना हो जाता था, माइनस के साइन टी, जबकि अगर हम बात करें इंटीग्रेशन में तो कोस टी का हो जाता है साइन टी होगी प्लस, ठीक है, माइनस नहीं आता। तो अब कुछ ना कुछ अपोजिट ये चेंज होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अवकलन समाकलन दोनों के एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए कैसे, इसका मतलब है माइनस कोस टी का आप अगर अवकलन कर दें तो साइन टी प्राप्त होगा, साइन टी का अगर आप अवकलन करते हैं तो कोस टी प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए उल्टा बोलते हैं कि इंटीग्रेशन करके जो आंसर आया, इस आंसर का आप यदि अवकलन कर दें तो आपको यही चीज़ प्राप्त हो जाएगी जिसका आपने समाकलन किया है। आप ये कोस टी का समाकलन करते हैं तो साइन टी आया, लेकिन इस साइन टी का अवकलन अगर कर दें तो हमें वही फंक्शन प्राप्त हो जाएगा जिसका हमने क्या किया था, समाकलन किया था। इसलिए क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। यानी अगर किसी फंक्शन का आप समाकलन कर देते हैं तो जो आपको आंसर प्राप्त होता है उस आंसर का अगर आप वापस डिफरेंट अवकलन करना शुरू कर दें तो आपको वही फंक्शन प्राप्त हो जाएगा जो स्टार्टिंग में आपके पास था, यानी जिसका आपने समाकलन किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ई की पावर टी, देखिए ई की पावर टी सारे लिखने छूट गया, तो ई की पावर टी में कोई चीज़ नहीं होता। ई की पावर टी का जो समाकलन होता अवकलन होता है वही समाकलन होता है, यानी ई की पावर टी में कोई चीज़ नहीं होता। ई की पावर टी का ई की पावर टी ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ इन सबके साथ क्या होता है, अवकल समाकलन स्थिरांक जुड़ के चलता है। ठीक है, इसका कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा जब हम
फिजिक्स में ही क्वेश्चन की बात करेंगे तब बता देंगे कि हाँ कैसे इनकी वैल्यू वगैरह निकाली जाती है। ठीक है, तो फिलहाल तो नॉर्मली हम बता रहे हैं कि हाँ कैसे यूज करते हैं, क्या है। बात करते हैं, देखिए लोकटी वाला हमने, अब देखिए लोकटी का अवकलन अगर करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता था, 1/t प्राप्त होता था अवकलन। लेकिन यदि 1/t का समाकलन कर दें तो लोकटी क्या प्राप्त हो जाता है, समाकलन। अगर लोकटी का अवकलन कर रहे थे तो प्राप्त हो रहा था 1/t, लेकिन अगर इसका समाकलन कर दें, ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाता है, लोग। ठीक है, यानी उल्टी चीज़ होती है सब। आप जिस चीज़ का अवकलन कर रहे हैं उस चीज़ का आप समाकलन कर देते हैं तो फंक्शन पहले वाला फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। यदि आप जिस चीज़ का समाकलन कर रहे हैं आप उसके आंसर का अवकलन कर दें तो आपको वो पहले वाला ही फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो एक दूसरे के उल्टे इसी ही बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब खैर बात छोड़िए, ये तो केवल लिखना है। तो आपको बस जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको समाकलन में 2 ही सूत्रों को ध्यान में रखना है। एक तो कांस्टेंट, यदि आपके पास यहाँ इस तरह से लिखा हो 3dt, तब आपको केवल ये कांस्टेंट वहाँ लिखना है, इंटू मल्टीप्लाई में ये वाली चीज़ लिख देनी है। कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 होता है, तो 3 की जगह 1 आ जाएगा, तो भी t लिखा रहेगा। तो इसका मतलब केवल कांस्टेंट टर्म का फर्क पड़ेगा, बाकी और चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यदि यहाँ t लिखा है, जैसे देखिए अब आप समझ के चलिए ऐसे वेग यहाँ v लिखा है, तो इस v का समाकलन तब हो सकता है जब यहाँ dv लिखा हो। यहाँ अगर t लिखा तो इसका समाकलन तब हो सकता है जब यहाँ dt लिखा हो। अगर यहाँ x लिखा तो इसका समाकलन तब हो सकता है जब यहाँ dx लिखा हो। ठीक है, तो अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए जैसे dv लिखा है, आपको इसका समाकलन करना, तो कैसे करेंगे, इसका मतलब है t की पावर n वाला फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो n की जगह बस फर्क कितना था, n बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ 1, क्योंकि पावर है नहीं तो इसका मतलब 1 होगा। तो v की पावर 1 के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं तो v तो n+1/n+1 लिखेंगे आप। तो n की जगह वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख लीजिए, कितना आ गया v²। इस तरह से आप क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समाकलन आपको समझ में आया। ज़्यादा नहीं, बस देखिए 2 ही फॉर्मूले में मेनली बता रहा हूँ। यहाँ आपको 2 ही में ये फॉर्मूले मेन है जो आपको यहाँ यूज हुए जिसमें समाकलन के काफ़ी ज़्यादा, तो आप इन्हीं को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके चलिएगा। ठीक है, बाकी तो मैंने इसलिए बताया कभी यूज आ जाते हैं तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि हाँ साइन टी का क्या हो जाता है माइनस के कोस टी का क्या होता है साइन टी, और 1/t का क्या हो जाता है लोग। ठीक है, बाकी अगर कोई जो फॉर्मूले होंगे वो क्वेश्चंस में या आर्टिकल में यूज होंगे तो हम आपको तभी स्टूडेंट बताते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना भूलें। शेयर देखिए आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमारे जो हमारा चैनल है वो आपके फ्रेंड्स के जो चैनल्स की लिंक होगी या वीडियो की लिंक होगी वो आपके फ्रेंड्स के पास जाएंगी और वो उनका लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आप बच्चों के मन में जो फिजिक्स का डर है, ठीक है, वो निकल जाए। क्योंकि बच्चे जो सोचते हैं वही सोच के चलते हैं फिजिक्स काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आप आराम से वीडियो को जो आप इतना ध्यान रखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उस चीज़ पर फोकस करके चलिए। इससे बाहर आपके लिए कुछ नहीं आने वाला है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप इसी को अगर फोकस करके चलते हैं तो आई होप कि आपका सारा सिलेबस कवर होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ को आप समझ के चलिए कि लगभग 90 से 99% तक वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा।